अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाज़ेब। गुज़श्ता रोज पार्लिमान के मुश्तरका इजलास में होने वाली कार्रवाई के आफ्टर शॉक्स आज भी महसूस किए गए। FATF के बिल्स की मंजूरी से जहां हुकूमत को सुख का सांस नसीब हुआ, वहीं अपोजिशन के कैंप में इस्तिराब की कैफियत है। शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। सियासी पंडितों के मुताबिक गुज़श्ता रोज अपोजिशन जमातों के साथ वही हुआ जो 2019 में हुआ था। 2019 में क्या हुआ था, जब अपोजिशन की अक्सरियत होने के बावजूद चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद नाकाम हो गई थी और उस वक्त भी अपोजिशन के बड़े कायदीन ने यह दावे किए थे कि उन मेंबरान को बेनकाब किया जाएगा, उनको सजा दी जाएगी जिन्होंने अपने जमीर का सौदा किया। तो क्या फैसला क्या हुआ और इस वक्त बिलावल क्या सोच रहे हैं, लाएअमल अगला क्या होगा? क्योंकि आफ्टर ऑल बहुत बड़ा धचका है ये मुत्तहिदा अपोजिशन के लिए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि ये धचका है मुत्तहिदा अपोजिशन के लिए, जो अपर हाउस की सैंक्टिटी है, जो प्रेस्टीज है उसके लिए, और एज इंडिविजुअल सेनेटर्स हम सब के लिए कि हम में से कौन थे वो लोग जिन्होंने अपना ज़मीर बेचा। 64 लोग खड़े हुए और फिर इस वक्त डब्बे में से वोट निकले तो वो 14 कम थे। तो इस सूरत हाल से हम तमाम बहुत एम्बैरेस्ड हैं, शर्मिंदा हैं। मेरे सेनेटर्स को अप्रोच किया गया है। मेरा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सारे सेनेटर्स से पूछेगी कि कौन कैसे, ताकि हमें अंदाज़ा हो। एक टाइम फ्रेम के तहत हम उनकी निशानदेही करके हम आपस में बैठ के पूरी कौम को बताएंगे कि 14 लोग कौन थे जिन्होंने ज़मीर फरोशी करके जमहूरियत को एक बेपनाह नुकसान पहुंचाया है। लेकिन ताहाल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिसका खमियाजा शायद अपोजिशन को एक बार फिर गुज़श्ता रोज भुगतना पड़ा, जब पार्लियामान में अपोजिशन के पास अददी अक्सरियत तो थी लेकिन हुकूमती जो बिल थे उनकी मंजूरी को रोकने में अपोजिशन मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आई। मुश्तरका इजलास में हुकूमती अराकीन की तादाद 217 है, जिनमें से 200 शरीक थे और 16 गैर हाजिर थे। अपोजिशन की मजमूई तादाद 226 है, जिनमें से सिर्फ 190 अराकीन ने शिरकत की और 36 गैर हाजिर रहे। अपोजिशन के अराकीन की गैर हाजिरी की वजह से हुकूमत की अकलियत अक्सरियत में बदल गई और बकौल नून लीग के नायब सदर खुर्रम दस्तगीर गुज़श्ता रोज पार्लियामान की बेतुकीरी हुई और पार्लियामान में फजिंग की गई, धांधली की गई। गुफ्तगू करवा लेने में कोई हर्ज नहीं। अगर आपके पास नंबर्स थे, मेरे ख्याल में ये शक इसलिए गहरा हुआ कि दोबारा रिकाउंट के ऊपर गवर्नमेंट आई नहीं। अच्छा, हमने उन्हें कहा कि आप काउंट कराएं, आप डिवीजन करा लें, बात क्लियर हो जाएगी। मतलब धांधली हुई जी, धांधली भी हुई, पार्लियामान के अंदर धांधली हुई। लेकिन देखिए, इस हुकूमत के दौरे हुकूमत में आपने अपोजिशन का जिक्र किया, सेनेट के चेयरमैन के ऊपर जो पूरा एक बहुत ही, मैं कहूँगा, नाखुशगवार एपिसोड है, उससे ज़्यादा है कि इस हुकूमत की जो असल ताकत है वो ये हाइब्रिड निज़ाम है, वो पार्लियामान की ताकत नहीं है जिस पर वो खड़े चैलेंज करने जा रहे। एक तो ये कि क्या ये मुस्लिम लीग नून का फैसला या पूरी मुश्तरका अपोजिशन जो है, और क्या क्या आप चैलेंज करने जा रहे हैं? जी, मेनली तो जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है वो हमारे सामने होगा, लेकिन इसकी जो गुफ्तगू है अगले 3 दिन में होगी और इसका जो फैसला है वो APC में होगा। अपोजिशन का एक मुकदमा पार्लियामान में होने वाली मशकूक कार्रवाई का भी है, जिसके पीछे स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का नाम लिया जा रहा है। अपोजिशन के बकौल ना सिर्फ असद कैसर ने वोटों की दोबारा गिनती कराने से इनकार किया, बल्कि अपोजिशन को अपना मौकिफ भी पेश नहीं करने दिया, जिसका मतलब असद कैसर ने रेड लाइन क्रॉस की और उनकी क़यादत में पार्लियामान का किरदार जो है वो रबड़ स्टेम जैसा हो गया। अगर हमारा वोट नहीं गिना जाएगा, हमारा आवाज नहीं सुना जाएगा, तो हम जैसे जमातें भी मजबूर होंगे। हमें भी सोचना पड़ेगा कि आखिर हम कब तक इस पार्लियामान को एक रबर स्टैंप की हैसियत में देखना चाहते हैं। हुक्म दिया, स्पीकर ने तमाम हदों को आज बयान दिया। इंतहाई गैर पार्लियामानी रवैया स्पीकर का, पूरी ऑपोजिशन उसको भरपूर कंडेम करती है, मजम्मत करती है, और हम अपना बाहमी मुशावरत से स्पीकर साहब के हवाले से जो अब कोई फैसला करेंगे, क्योंकि उन्होंने आज रेड लाइन क्रॉस कर दी।
हुकूमत को मिलने वाली कामयाबी और अपोजिशन के मुकद्दर में आने वाली इस सुबकी और शर्मिंदगी ने अपोजिशन के सियासी मुस्तकबिल पर मजीद सवालात खड़े कर दिए हैं, बिलखुसूस जब अपोजिशन 20 सितंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रही है और माजी की कोशिशों की तरह इस कोशिश को भी बेसूद करार देने की पेशनगोइयां अभी से की जा रही हैं। APC और 5-6 दिन की बात है, आप देख लेंगे ये जलसा खेलेंगे, ये जुलूस खेलेंगे। और फजलुर रहमान ने जो कल बात कही है कि अगर कोई वाज़े कदम नहीं होगा तो वो बेकार होगी, तो जनाब फजलुर रहमान साहब कोई वाज़े कदम नहीं होगा। ऐसी सूरत हाल में अपोजिशन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अपोजिशन ही की जमात जमीयत उलमा इस्लाम फे के शकूक व शुबात को दूर करना है, जिसके लिए अपोजिशन का यह दावा जरूर है कि उनकी नाराजगी दूर हो गई है। मौलाना साहब के गिले शिकवे ऑन एयर मीडिया पे आके क्या कुछ ग्राउंड पे नजर नहीं आ रहा? शायद लग रहा है कि मौलाना साहब इस दफा काफी नाराज हैं और हेजिटेंट हैं। देखिए, जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि मौलाना साहब PMLN से नाराज हैं, ये नाराजगी अब दूर हो चुकी है। अच्छा। और मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने पार्टी कायद के हुक्म पे सिर्फ मौलाना साहब को सलाम करने, उनसे मुलाकात करने, उनसे चाय का कप पीने के लिए गए थे। नाराज़गी जो है वो उससे पहले दूर हो चुकी थी, जिसका इजहार फजलुर रहमान साहब की पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर गफूर हैदरी ने बड़ी बात के नुमाइंदा खसूसी रियाजुल हक से खुसूसी गुफ्तगू में किया। गफूर हैदरी साहब के बकौल गुज़श्ता रोज़ अपोजिशन का रवैया आखिरी वक्त तक इंतहाई गैर संजीदा दिख रहा था और अगर उनका रवैया ऐसे ना होता तो अपोजिशन को ऐसी शिकस्त कभी ना होती। अपोजिशन के अराकीन हुकूमत के अराकीन से ज़्यादा था, लेकिन आखिर दम तक हमने देखा कि अपोजिशन कोई संजीदा नज़र नहीं आ रही थी। अगर हम संजीदा होते तो कल ऐसी शिकस्त होती वो भी याद रखते, मगर बदकिस्मती से ऐसा नहीं। तो आप क्या समझते हैं इसकी वजह क्या है? वजह तो वो बता सकेंगे जिनके लोग हाजिर नहीं हुए। जो आने वाली APC है उसकी क्या अहमियत रह जाएगी अगर आइंदा भी इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे? जो बार कौंसिल ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई और इसमें बड़ा अच्छा माहौल भी रहा और सब ये महसूस कर रहे थे कि मौजूदा हुकूमत हम जहत नाकाम हुई है, इस हुकूमत को हटाना लाजमी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि हमारी जो PSC होने जा रही है उसमें अच्छी पेशरफ्त हो। जी नाज़रीन, जिस तरह के आपने गफूर हैदरी साहब को सुना कि अपोजिशन संजीदा नज़र नहीं आ रही थी आखिरी वक्त तक, और अगर संजीदा होती तो हुकूमत को ऐसी शिकस्त होती कि वो याद रखते, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, पहले सेनेट में ऐसा हुआ, फिर गुज़श्ता रोज़ भी देखें तो तकरीबन 34 के करीब जो अपोजिशन अराकीन थे वो मिसिंग थे, और अब तो गफूर हैदरी साहब, मौलाना साहब वैसे ही नाराज़ थे और आपने हमारे शो में कहा था कि मौलाना साहब को अब नाराज़ नहीं होने देंगे, वो सेटिस्फाइड होंगे। गफूर हैदरी साहब ने तो बिल्कुल साफ अल्फाज में बता दिया कि अपोजिशन संजीदा ही नज़र नहीं आ रही थी कल। नहीं, मेरा ख्याल है कि मौलाना गफूर हैदरी साहब ने जो है वो उन अपोजिशन मेंबर्स के मतलब जो है वो बात की है जो कल हाज़िर नहीं थे। इसमें कल की जो हुई है सिटिंग, उसमें PMLN की जो परफॉर्मेंस है और जो हाज़िरी है उससे तो हम मोर देन सेटिस्फाई हैं, और PMLN सबसे बड़ी लार्जर अपोजिशन पार्टी है, और हमारे जो बंदे गैर हाज़िर थे वहाँ पे 3 लोग जो थे कौमी असम्बली की, क्योंकि मैं ख़ुद कौमी असम्बली का मेंबर हूँ तो मुझे उनके मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन है। ठीक। तो उनमें से एक तो हमारे अफजल खोखर साहब लाहौर से हमारे मेंबर हैं, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम कैंसर। अच्छा। और इसी तरह से एक हमारे एहसानुल हक बाजवा साहब हमारे मेंबर हैं, ही इज़ इन दुबई, उनके ख़िलाफ़ मुकदमे वगैरह उन्होंने दर्ज किए हुए हैं, और ड्यू टू दैट वेरी रीज़न जो है वो आ नहीं पा रहे, और अगर वो आएंगे तो हो सकता है उनको एप्रीहेंशन है कि ये उन गलत और झूठे मुकदमात में उनको गिरफ़्तार कर लेंगे। इसी तरह से हमारी एक ख़ातून जो है वो उनको कल हार्ट अटैक हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी जब वोटिंग का प्रोसेस हो गया तो उसके बाद वो वहाँ पे व्हील चेयर पे जो है वो तशरीफ़ ले आई थी।
तो इस तरह से हमारे मेंबर्स जो हैं वो तो हाज़िरी बड़ी भरपूर थी, और बावजूद इसके कि कोशिशें हुकूमत की तरफ से होती रही हैं। तो अब देखें, कुछ लोगों की मजबूरियाँ ऐसी हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे JJIF जो है, मौलाना गफूर हैदरी साहब वहाँ पे बनफ्स नफीस मौजूद थे, लेकिन मौलाना अताउर रहमान जो है वो कल नहीं आ सके, कोई उनको ऐसी मजबूरी होगी। तो अब उनके मतलब ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो मौलाना फजल रहमान के भाई हैं और वो गैर संजीदा हैं। इसी तरह से इनके एक सेनेटर हैं तला महमूद, वो भी बड़े कमिटेड इनके आदमी हैं, लेकिन कोई तला महमूद, तो उनको कोई मजबूरी होगी। तो इस तरह से लोगों को उसकी वजह दरअसल ये बनी है कि गवर्नमेंट जो है ये इसने बहुत ज़्यादा चाबुकदस्ती से और बददियानती से जो है वो काम लिया है। अब आप मुझे बताएं कि रात 10 बजे उन्होंने अनाउंस किया कि हम सुबह जो है वो पार्लियामेंट की सिटिंग करेंगे। वो राना साहब वो तो एक बिल्कुल पॉइंट है, तो बिल्कुल यू हैव है कि वो जहाज भेज के लोगों को मंगा सकती है। मतलब रात 10 बजे एक मेंबर जो है वो हुंजा गए हुए थे बच्चों के साथ, हमने उनके साथ राब्ता किया तो वो कहते जी अब मैं चल भी पड़ूं तो मैं यहाँ पे जो है वो पहुंच नहीं सकता बाई रोड। तो इसमें राना साहब देखिए ये जो इस किस्म की चलाकियां होशियारियां का जो है वो करती रही है। अच्छा, इसमें 2-3 पॉइंट्स है राना साहब। एक तो देखें, इससे पहले जो सेनेट में हुआ, तो जिस तरह आप ये फरमा रहे हैं कि चाबकदस्ती से गवर्नमेंट ने इजलास बुला लिया और रात 10 बजे बुलाकर, जाहिर बात है सुबह उसका जो अटेंडेंस है उस पर भी असर पड़ता, लेकिन सेनेट में जो कुछ हुआ वो तो बाकायदा। और इसमें मैं एक और बात बता दूं, इसमें एक बात, मेरी बात सुन लें, इसमें अपोजिशन के जिन मेंबर्स की एब्सेंट हैं उनमें ज़्यादा अक्सरियत जो है वो उन लोगों की है जो दूर दराज इलाकों से, मिसाल के तौर पे बलूचिस्तान से जो है वो लोग ये नहीं पहुंच सके क्योंकि वहाँ से मुमकिन नहीं है जो है वो पहुंचना। तो इस तरह से जो है ये इन्होंने इसका जो है फायदा उठाया। एक तो बाद इन्होंने काउंट जो है, आप देखें ना, गवर्नमेंट के पास तो जहाज़ हैं लोगों को लाने के लिए, इसके बावजूद ये अपने मेंबर पूरे नहीं कर सके, और फिर काउंटिंग में इन्होंने जो है वो बददियानती की और हमारी अपना फिगर जो है इन्होंने 4 वोट अपने ज़्यादा कर दिए और हमारे जो थे वो 3 कम कर दिए। हमारे 193 से 190 कर दिए, अपने 197 से जो है वो इन्होंने कर दिए 200। और साथ इन्होंने जो है वो जो इनके एडवाइज़र हैं वहाँ पे, इन्होंने बाबर अवान को बीच में जो है वो काउंट कर लिया, इन्होंने शहजाद अकबर को बीच में काउंट कर लिया, बाकी बीच में और भी 1-2 होंगे। तो ये जो है कल तो बिल्कुल जो है वो रूल्स और कानून को जो है वो इन्होंने उड़ा के रख दिया। ये राना साहब देखिए, ये जो सवालात आप बड़े वैलिड सवालात जो रेस कर रहे हैं, ये हमने गुज़श्ता रोज़ भी उठाए, पार्लिमानी उमूर के इनके जो मिनिस्टर साहब हैं उनसे ये सारे सवालात किए, और आज भी हम ये सारे सवालात उनके सामने भी रखेंगे। लेकिन जो अपोजिशन पर उंगलियां उठ रही हैं, आपने तो 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गिनाए, लेकिन 34 की बात हो रही है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि सवाल ये होता है कि पहले सेनेट में इस तरह हुआ नहीं, 31 है, 31। अच्छा, 31 भी है राना साहब, लेकिन एक एग्जांपल मौजूद है ना माजी। राना साहब गुजारिश है, मेरे पास लिस्ट मौजूद है, ठीक है, सुन लें जी, सुन लें ना जी, सुन लें मेरे पास लिस्ट मौजूद है। 31 मेंबर टोटल अपोजिशन जो है, टोटल अपोजिशन जो है वो अपना की जो एब्सेंस है। अब उसमें देखें ना, ANP के 2 वोट हैं वो मौजूद नहीं थे। अपना अख्तर मैंगल साहब की पार्टी के गालबन 3 या 4 वोट है वो नहीं थे। तो इस तरह से जो है वो लोगों को मजबूरी बनी। अगर इसमें कोई 2 दिन का या 3 दिन का नोटिस होता तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट जो है ये पिट जाती। अच्छा, अब देखे ना कि इनके 15 बंदे कहाँ हैं, वो क्यों नहीं आए? ठीक है। अच्छा राना साहब, यहाँ पर बावजूद इसके कि ये जहाज पे लोगों को लाने की कुदरत रखते हैं, ये हर तरह से लोगों को पूरा करना रखते हैं, ये नहीं कर सके पूरे अपने। ठीक है। अच्छा राना साहब, एक तो 4-5 सेकंड का डिले है तो शायद आवाज़ थोड़ी सी वो हो रही है। ये सेनेट में इससे पहले जो कुछ हुआ, नून लीग पीपल्स पार्टी दोनों ने कहा कि हम उसकी तहकीकात भी होंगी और जो मुलविस हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, कोई कुछ कार्रवाई नहीं होगी। और आज जो अवाम है जो कि अपोजिशन की तरफ, जो अवाम तहरीक इंसाफ के साथ है वो तो है, जो अपोजिशन की तरफ अवाम देख रही है वो ये सवाल उठा रही है कि पहले सेनेट में हुआ फिर कौमी असम्बली में हुआ, तो आप APC में क्या करेंगे कि अददी अक्सरियत होते हुए अगर आप शिकस्त खा रहे हैं गवर्नमेंट से और फिर ना सेनेट वाली तहकीकात हुई, ये तो चलें आपके अपने रीजंस है, लेकिन सेनेट वाली तो तहकीकात सामने ले आते हैं आप लोग। जो तहकीकात हुई है वो सामने हमारे सबको पता है
कि वो काउंटिंग में जो है वो इन्होंने, यानी ये हुकूमत जो है ये धांधली की पैदावार है और धांधली के साथ ही कायम है। इन्होंने वहाँ पे जो वोटिंग जो है अपना वहाँ पे जो तरीक़ाकार था उसमें इन्होंने गड़बड़ की है। वो सारी चीज़ें जो हैं वो डॉक्यूमेंटेड हैं, लेकिन वो वक्त आने पे जो है वो चीज़ें जो है वो उनको उनके ख़िलाफ़ उनको वो प्रोसिक्यूशन बनती है, वो प्रोसिक्यूट किया जाएगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। ठीक है। अच्छा रान साहब, दूसरा ये बताइएगा कि कल से असद कैसर साहब पर भी अपोजिशन जमातें काफ़ी तनकीद कर रही हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन ने भी कहा कि वो बिल्कुल अब बाइस्ड हो चुके हैं, और कल खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी ये कहा कि जी हम अदालत में जाएंगे। जिस तरह से कंडक्ट किया गया ये पूरा प्रोसेस और जिस तरह से फजिंग की गई और पूरा, तो क्या ये मुत्तहिदा अपोजिशन का फैसला है कि कोर्ट में भी जाएंगे और इसको चैलेंज करेंगे? क्या आप असद कैसर साहब के खिलाफ भी किसी किस्म की कोई दरख्वास्त वगैरह देने की प्लानिंग है? ये एक राय मौजूद है, और क्योंकि एपीसी होने जा रही है, एपीसी में ये मामला रखा जाएगा। वहाँ पे मुश्तरका तौर पे, क्योंकि स्पीकर साहब ने एक तो उनको बार बार कहा गया कि जी काउंट गलत हुआ है, रीकाउंट करवाएं। ठीक, उन्होंने तमाम तर कार्रवाई जो है वो बुलडोज कर दी और रीकाउंट करवाने से इनकार कर दिया। नंबर 2, लीडर ऑफ द अपोजिशन को उन्होंने रूल्स के अगेंस्ट बात करने का मौका नहीं दिया, पार्लियामानी लीडर्स को बात करने का मौका नहीं दिया। ओ भाई, अगर आप इतना ही अच्छी लेजिस्लेशन कर रहे हैं तो आप कम से कम जो है वो अपोजिशन को बात करने दें, क्योंकि अपोजिशन अगर बात करती तो उनका भांडा सारा जो वह फूट जाना था। क्योंकि ये सारी जो है ये अपोजिशन के ख़िलाफ़ एक अपना बयानिया बिल्ड करने के लिए ये सारा फ्रॉड कर रहे थे, ये सारा झूठ बोल रहे थे। बाद में जो प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर की वो सारी झूठ का पलंदा और आवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ थी, क्योंकि हकीकत जो है वो उससे बहुत मुख्तलिफ है। इनको ये ख्याल था कि अगर हमने मौका दिया तो ये सारा हमारा जो है ये ड्रामा जो है उसका पोल खुल जाएगा। अच्छा रान साहब, एपीसी पे आते हैं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, पहला मुख्तसरन अगर प्लीज़ जवाब दीजिएगा, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा शायद तफसील में आपको जवाब देना पड़े कि क्या नून लीग का वफ्द डिसाइड हो चुका है और मरियम नवाज उसमें शामिल है एपीसी में जो 20 को होनी है उसमें शिरकत करने के लिए? देखें, उसमें ये डिसाइड हो चुका है कि पार्टी के सरबराह, क्योंकि ये सरबराही मीटिंग है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब उसमें शिरकत करेंगे। ठीक, उनके साथ 6-7 रुकनी वफद जो है वो जाएगा, और उसके मेंबर्स को जो है वो उस दिन हमारी मीटिंग है पार्टी की, बड़े यानी सीनियर क़यादत जो है वो तकरीबन सारी वहाँ पे मौजूद होगी। उसी में हम उस वक्त जो है वो फाइनल टच देंगे कि हमारा एपीसी में क्या मौक़िफ़ होगा, और जो लोग वहाँ पे होंगे उनमें से कुछ लोग 2-4 लोग जो है 5 लोग साथ चले जाएंगे। ठीक है, और उसमें मतलब अभी तक ये फैसला नहीं हुआ, उन्होंने पार्टी ने फैसला नहीं किया कि मरियम नवाज साहिबा जा रही हैं या नहीं एपीसी में? नहीं, सरबराही मीटिंग में तो पार्टी प्रेसिडेंट का जाना ज़रूरी है जी, बाकी जो मेंबर्स हैं वो तो कोई भी जा सकते हैं। ठीक है, वक्त में कोई भी शामिल हो सकता है। ठीक। अच्छा राज साहब, ये बताइएगा, बड़ा ये भी एक की सवाल है और मैं ये सारे आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि आपके वोटर्स भी यही सोशल मीडिया पर आज सवाल उठाते रहे, और जो लोग ओपोजिशन को फॉलो करते हैं या ओपोजिशन की सियासत से वो ज़्यादा अलाइंड हैं बजाय उसके गवर्नमेंट के, वो भी ये सवाल करते हैं कि बात ये होती है कि मौलाना साहब जो हैं वो गवर्नमेंट को हटाना भी चाहते हैं, वो इन हाउस चेंज नहीं चाहते, वो सीधा इलेक्शंस की तरफ जाते हैं। उंगलियां जो उठती हैं वो दो जो बड़ी जमातें हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब उठ रही हैं। अब पीपल्स पार्टी का अगर देखें तो सिंध में उनकी गवर्नमेंट है, दोबारा से इलेक्शंस होते हैं, पता नहीं सिंध में उनकी गवर्नमेंट आती है नहीं आती, डिफरेंट उसकी वजूहत हो सकती हैं जो आपको शायद मुझसे ज़्यादा उसका इल्म हो सकता है, इदराक हो सकता है। क्या पीपल्स पार्टी की सीरियसनेस आपको नज़र आ रही है एपीसी में और कुछ करने की कि जी बात री इलेक्शन की तरफ जाए या हल की तरफ जाए जो प्रॉब्लम्स आप मुल्क के बता रहे हैं? देखें, तमाम जमातें जो हैं आज पाकिस्तान बार काउंसिल की जो है वो एपीसी थी, उन्होंने तमाम पार्टीज़ को बुलाया हुआ था वकला की क़यादत ने। वहाँ पे तकरीबन 12 जो है वो पार्टीज़ की रिप्रेजेंटेशन थी।
तमाम लोग इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये हुकूमत जो है विदाउट मैंडेट है, ये धांधली की पैदावार है, ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, इसे कोई हक हासिल नहीं यहाँ पे रूल करने का, और इसे हटाया जाए क्योंकि इसकी वजह से इस गवर्नमेंट ने 2 साल में इकनॉमिकली भी और अदरवाइज़ भी मुल्क को तबाह कर दिया है। अब इसके ऊपर इत्तफाक है सबका। अब हटाया किस तरह से जाए, वो उसके देखें, उसके बेशुमार तरीके हैं। मिसाल के तौर पे वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो सकता है, मिसाल के वो वैसे राना साहब वोट पे तो ना ही जाए तो बेहतर है। वोट का तो जो हालत है आपके सामने, तहरीक के ज़रिए से जो है वो गवर्नमेंट को जो है वो टॉपल किया जा सकता है। अब इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि सबकी एक ही राय हो, मुख्तलिफ राय हो सकती है मुख्तलिफ जमातों की। लेकिन अब आप APC की मीटिंग का मकसद ये है कि इत्तफाक किसी एक मामले पे जो है वो पैदा करने की जो है वो कोशिश की जाए। ठीक है, अब होपफुली उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस APC में इसके ऊपर इत्तफाक हो जाएगा। ठीक है राना साहब, आखिरी सवाल येस और नो में जवाब के आपके जवाब से मुझे ये लगा कि पीपल्स पार्टी की सीरियसनेस पर कोई डाउट नहीं है मुस्लिम लीग नून को। जी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल समझते हैं कि JUIF और बाकी जमातें भी जो छोटी जमातें हैं और पीपल्स पार्टी जो है वो इस बात में मुखलस है, इस सोच में कि ये हुकूमत जो है ये बिल्कुल गैर नुमाइंदा है और इसका हटना जो है वो मुल्क के मफाद में है। राना सनाउल्लाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पर बात हो रही थी। ब्रेक से पहले राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनके सामने हमने ये सवालात रखे कि पहले सेनेट का मामला आया जहां पर सादिक संजरानी साहब के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक थी, अपोजिशन जमातें जो हैं वो अददी अक्सरियत में होने के बावजूद उन्हें वहां पर शिकस्त हुई। कल फिर कौमी असम्बली में भी यही सब कुछ दोहराया गया और आपको हमने जो गफूर हैदरी साहब से आज हमने खुसूसी गुफ्तगू की थी अपने प्रोग्राम के लिए, उसमें उन्होंने भी ये कहा कि ओपोजिशन की संजीदगी नजर नहीं आ रही थी। मतलब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी है 20 तारीख को और उन्होंने फैसले कर रहे हैं कि हमने हुकूमत को कैसे हटाना है, लेकिन वो आपस में भी इस तरह लग रहा है कि मुत्तहिद नहीं है। इस वक्त विफाकी वजीर और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर आजम खान स्वाति साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आजम स्वाति साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अब ओपोजिशन ने तो बड़ा क्लियर कट कह दिया कि कल कौमी असम्बली और सेनेट का जो मुश्तरका इजलास था उसमें मैं धांधली तो नहीं कहूंगा, फिगर फजिंग कि हमारे लोग ज्यादा थे वो कम दिखाए गए। आपकी तरफ बाबर अवान और शहजाद अकबर साहब बैठे थे, उनको भी गिना गया और पार्लियामान की कार्रवाई को बिल्कुल बिल्डोज करके बिल पास करवाए गए। स्पीकर साहब के बारे में कह रहे हैं कि वो बिल्कुल बाइस्ड हो चुके हैं और अदालती कार्रवाई का भी वो इंदिया दे रहे हैं कि हम अदालत में अब ये जंग लड़ेंगे जो पार्लियामान की जंग है। तो क्या कहेंगे सर आप इस पर? सर मेरी आदिल शाह साहब बहुत बहुत आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे खुए बदरा बहाना बिस्यारस्त शहजाद अकबर साहब मेरे लेफ्ट पे थे और राइट पे जो है वो बाबर अवान बैठे हुए थे। ठीक, हमने अपने नंबर देखे ना, अपना होमवर्क करके आते हैं। सेनेट के इलेक्शन के अंदर भी मैं इन्वॉल्व था और खुदा ताला का शुक्र है कल के इस इजलास के अंदर और गिनती के अंदर भी मैं इन्वॉल्व था और अपना रोल जो अदा कर रहे थे। और अपोजिशन अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद, मैं फिर कहता हूं आपके नाजरीन सुने, तमाम तर कोशिशों के बावजूद हर तरह से इस्लामी तौर पे लोगों को बांधा गया, पता नहीं क्या कुछ दर पर्दा जो है पर्दे के पीछे कराया गया। उसके बावजूद जब मुफादात का तवाज़न मुख्तलिफ हो, मुफादात का रुख जो है मुख्तलिफ हो, और यही इनका वतीरा है जो हैदरी साहब ने कहा है और बिल्कुल सही कहा है, संजीदगी नहीं इनके मुफादात हैं। और चूंकि मुफादात के अंदर तजाद है, वो मुल्क और कौम के लिए नहीं है, उनकी ज़ात के लिए हैं, उनकी मनी लॉन्ड्रिंग बचाने के लिए हैं, उनके नेब के केसेस जो है ख़त्म करने के लिए हैं, उनको NRO देने के लिए हैं, जिसकी ये रट लगाए बैठे हैं और कोई ना कोई बहाना जो है करते हैं। देख लें आप इस संजीदगी को।
ठीक। अच्छा स्वाति साहब, ये जो आपने 9 बजे के करीब जी 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 आप बोलें सर, आप कंप्लीट करें फिर मैं सवाल करता हूं। कल 9 बजे जो है जब सेनेट का इंटीरियर का इजलास हुआ तो उसमें हमने अमेंडमेंट जो थी उसको हमने पास किया, ठीक, और जो फेटक की रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक थी। लेकिन जब हाल के अंदर गए तो उनका यह ख्याल था कि इसको आप यहां पे रद्द कर देंगे, और हुकूमती जमात के जो दोस्त हैं वो शायद इससे गाफिल हैं कि अपने नंबर जो है कम से कम वहां पे जॉइंट इजलास के अंदर जो है वो नहीं ला सकेंगे और इस तरह उनको शिकस्त होगी। ठीक, अल्लाह ताला का शुक्र है, देख ले हमारे कितने लोग कम थे जो अपने जाती ज़रूरियात और बुनियाद की वजह से, बीमारी की वजह से, कुछ कोयटे के अंदर थे, मतलब बहुत दूर इफ्ताद इलाके के अंदर थे जिसकी वजह से नहीं आ सके थे, कुछ का जो है सैलाब का मसला था। लेकिन उनका देख लें कि कितने बड़े बड़े स्टारवत जो है वो नहीं हाजिर हो सके। वजह क्या है? वजह यह है कि उनकी सफ़ों के अंदर वो इत्तेहाद और यगानगत नहीं है जो किसी जमहूरियत की असास हुआ करते हैं। ये जमहूरी अपोजिशन नहीं है। जिस तरीके से इमरान खान कह रहे हैं, बुनियादी तौर पर वही बात है कि हर एक ने अपने अपने वफादात का सौदा करना है। ठीक है, और सौदा जहां पे फिट होता है, ठीक है, वहां पे जो है इनकी हाजिरी या गैर हाजिरी होती है। ठीक है। अच्छा स्वाति साहब, ये जो आपने एनआरओ का जिक्र किया, मनी लॉन्ड्रिंग का, इनके जो मफादात आप गिनवा रहे थे, करप्शन केसेस जो हैं, फिर अचानक जो है वो ये 36 लोग इनके गायब हो जाते हैं, तो ये किससे ये सौदे करवा रहे हैं कि जी बस ठीक है आप ये कर दें तो मुझे ज़मानत दे दें और मेरे केसेस वो कर दें तो अपने एमएनएस नहीं भिजवाए? मतलब क्या इस तरह हुआ या जो 36 लोग हैं वो इतने मुहिब्बे वतन हैं कि वो आपके जो आप तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए हमने जो कवानीन पास किए तो शायद मुहिब्बी वतनी में आके वो कौमी असम्बली में नहीं आए? ये हुआ क्या था? 36 लोग, 36 बहुत बड़ी तादाद है। देखिए, मैं आपको इसके तनाज़र के अंदर जो है एक तज्ज़िया आपको बताता हूँ ताकि आपके नाजरीन को जो है समझ आ जाए जी कि KPK में 2013 से 2018 तक जो है हमारी कलील सी तादाद जो थी हमारी वो ज़्यादा थी, वरना हमारी हुकूमत नहीं बन सकती थी। ठीक, 2018 में मैंने वहाँ पे सेनेट का इलेक्शन लड़ाया और मैं और परवेज़ खट्टक जो है सारी चीज़ों को देख रहे थे। हमारे देखते देखते हमारे 20 अफराद वो जो है वो बिक गए। बिल्कुल, पीपल पार्टी के टोटल 3 अफराद थे, तीन मेंबरान, और उन्होंने 2 को मुंतखब कराया और तीसरा 0.35 से रह गया। 0.35 मतलब वो भी हो चुका ऑलमोस्ट हो गया था। 3 आदमियों ने, जबकि 16.5 वोट जो है वहां पे चाहिए, 16.5 वोट जो है चाहिए थे, उसमें उन्होंने 3 आदमियों ने 3 आदमी को मुंतखब कराया, एक सिर्फ चंद पॉइंट से जो है वो रह गया जी। अब इसका तज्जिया मैं ये करता हूं कि हमने इमरान खान को कहा कि हुकूमत डिस्टेबलाइज हो जाएगी, हमारी अददी अक्सरियत बिल्कुल मामूली है, लेकिन उसके बावजूद उसने मॉरल अथॉरिटी को कायम करने के लिए उन लोगों को निकाला पार्टी से। 20 आदमियों को जो है जब उसको एविडेंस मिल गई उनको निकाला। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जब संजरानी साहब का इलेक्शन हो रहा था, 66 खड़े होते हैं और फिर 45 रहते हैं, उनका क्या किया? जब आप मुफादात के लिए रियायत देते हैं और जमहूरियत की जो बुनियाद है उसकी बुनियाद को खोखला कर देते हैं तो फिर आप पर एतमाद कोई नहीं करता। ये देख लेना ट्यूसडे को जो है इमरान खान ने क्या किया, 1.5 अरब रुपया जो है खर्च हो चुका है इस्लामाबाद की जेल में। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है उसके चीफ को देख रहे हैं, डे टू डे उसकी प्रोग्रेस कंस्ट्रक्शन की। यहां पे इमरान खान कहता है कि एक गैर कानूनी काम को आप कानूनी नहीं करार दे सकते क्योंकि वो ग्रीन बेल्ट के अंदर बड़ा है। किसी सीडीए ने, किसी ने जो है उसकी इजाजत नहीं दी, कानून नहीं उसकी इजाजत देता, इसलिए जो है उसको तोड़ा जाए। ये होता है एक अखलाकी तौर पर हुकूमत करना या जमहूरी असास को जो है बचाना। इनके पास कोई असास नहीं है। इनके पास ये है कि इनके अपने वक्ती मुफादात के लिए कहां तक ये जा सकते हैं, और जब जो है वहां पे टकराव होता है, जब इनकी बचत होती है तो अपना रुख दूसरी तरफ कर लेते हैं। ठीक है, आपने कहा कि किससे सौदा करते हैं, आपको पता होगा जी।
अच्छा नहीं स्वाति साहब, मैं तो क्योंकि आप कह रहे हैं तो सौदा तो कहीं ना कहीं तो हो रहा होता है, तो मैंने कहा शायद आप बता दें कि कहाँ पे ये सौदाबाजी जो है वो हो रही है। ये बताइए स्वाति साहब, मैं लाइट से सवाल आपसे करता हूँ, सेनेट के इंतखाबात में भी आप हैवीली इन्वॉल्व थे, कल भी ज़्यादातर आप, बाबर आवान, काफ़ी सारे लोग जो हैं, और शायद आप ना होते तो बड़ा मुश्किल होता हुकूमत के लिए ये बिल पास करना। तो जब ये आप तैयारी करते हैं, होमवर्क करते हैं, तो एक तो अपने लोगों का होमवर्क होता है, उनको इंश्योर करवाना कि वो टाइम पर भी आएँ और उनकी हाजिरी इंश्योर करवाना। एक होमवर्क ये भी होता है कि ओपोजिशन के कितने लोग ना आए, वो बड़ा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होमवर्क होता है। तो कौमी असम्बली के लिए और सेनेट के जॉइंट सेशन के लिए ये होमवर्क भी किया गया था कि ओपोजिशन के कितने लोग ना आए। सर बुनियादी बात पे जो है हमारी एक दूसरे के तल्लुकात हैं। जमहूरियत के अंदर जो है कट एंड ड्राई तो नहीं होता। सारे अपोजिशन में बैठे हुए चोर तो करप्ट तो नहीं है ना जी। वो तो अखलाक में, किरदार में बाज जो है मुझसे भी बेहतर है। मैं तो खैर इंतहाई मतलब है कि छोटा इंसान हूँ, लेकिन उनका अपने एक कद है, अपना बुत है, अपना एक फैमिली बैकग्राउंड है, उनका अपना किरदार है। तो आप उनकी लीडरशिप को तो कह सकते हैं कि वो करप्ट हैं, और वो जमात इस्लामी की नहीं, मतलब मैं बिल्कुल वसूख से कहता हूँ, लेकिन बाकियों का आप कह सकते हैं कि करप्ट हैं। और उनका किबला जो है, किसी का नॉर्थ है, किसी का जो है साउथ है, किसी का ईस्ट है, किसी का वेस्ट है। मतलब मैं इस्लामी किबले की बात नहीं करता, मैं किबले की, सियासत के किबले की बात करता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे तल्लुकात हैं, हम जाके कन्विंस करते हैं। कई जो है सेनेटर्स को जो अपोजिट है, मैंने बात की है, कोई इसमें हर्ज नहीं है कि जी देखें इस वक्त जो है बुनियादी तौर पर फेटेफ क्या है। हमें एक बंद गली के अंदर जो है इंडिया ने और उसके ख्वारियों ने जो है फेंक दिया, ताकि हमारा मुल्क जो है, हमारी रियासत, हुकूमत नहीं, हमारी रियासत जो है वो खत्म हो जाए। उसके लिए जो है कम से कम अपना किरदार अदा करें। और इसमें स्वाति साहब इसमें कामयाब हुए असेंबली के अंदर भी और सेनेट के अंदर। ठीक है, ये बताइए कि इसमें कोई दोस्त धांधली तो नहीं, मतलब दबाव वगैरह, जिस तरह गफूर हैदरी साहब आप आज इशारे दे रहे थे, कोई सुने सर बुनियादी तौर पे देखें, नेशनल असेंबली के अंदर जितने भी तकरीबन लोग हैं, सेनेट में तो फिर भी ठीक है, लेकिन नेशनल असेंबली में जितने लोग हैं वो 30 साल की बाकियात हैं। जिस तरीके से आप पुलिस में देख लें, ब्यूरोक्रेट्स को देख लें, वहां हम क्यों शिकायत करते हैं कि वही पीपल पार्टी की और नवाज शरीफ की बाकियात है। नेशनल असेंबली बाकियात से बड़ी पड़ी हुई है। वो तो उनको फायदा देने की बजाय हमें कैसे फायदा देंगे। वो तो अब भी जो है उन्होंने ही भर्ती किया है, उनके जो है सर के ऊपर आज भी उन्होंने हाथ रखा हुआ है। ऐसी कोई चीज हो नहीं सकती। जिस वक्त हम दाखिल हुए हैं, हमें मालूम था कि हम कितने हैं, हमें ये भी मालूम था कि वो कितने हैं। एक ने जो है, मराज सईद ने, दूसरों ने, सारों ने जो है गिन के हमने इंश्योर किया कि खुदा के बदल से। और आप इसको क्यों जो है, जिस वक्त उन्होंने कहा कि 199, तो तालियों की गूंज जो अपोजिशन वाली थी, उनका तो ये ख्याल था कि हम 199 भी नहीं हो सकते। आपने सुना होगा, मतलब ये तो लाइव जो है पूरी दुनिया के अंदर जो है ये था कि उन्होंने समझे कि हम 199 भी नहीं, उससे भी कम है। और फिर हम दोबारा खड़े थे। हर एक आदमी ने उसको गिना जिसके दिल में दर्द था। और खुदा ताला का शुक्र है कि मुल्क की सालमियत, रियासत की, मैं कहता हूँ कि रियासत की सालमियत भी बची, हमारा वकार भी बचा, और इमरान खान का जो अज़म था उसको भी तक़वियत मिली। ठीक, सेनेटर आजम खान स्वाति साहब, थैंक यू मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, स्वाति साहब के सामने हमने सारे सवालात रखे। वो ये कह रहे हैं कि किसी पर दबाव नहीं डाला गया था, लेकिन वो होमवर्क करके आए थे, खुसूसन ओपोजिशन का भी होमवर्क करके आए थे कि इनके 36 लोग जो हैं वो कैसे ना आए। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। नैब की हुकूमती अराकीन के खिलाफ कार्रवाइयों में अचानक तेजी देखने में आ रही है। अलीम खान मुश्किल में नजर आ रहे हैं, लेकिन वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के सर पर लटकती नैब की तलवार खत्म होती दिखाई दे रही है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और सीनियर वजीर अलीम खान के खिलाफ आमदन से ज्यादा असासाजात बनाने के इल्जाम में 1 अरब 40 करोड़ रुपए का रेफरेंस तैयार कर लिया गया है। इल्जामात ये हैं
कि अलीम खान ने मुबैना तौर पर पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी में फ्रंटमैन के जरिए करोड़ों रुपए का गैर कानूनी फायदा उठाया। लेकिन जहां नैब की कार्रवाइयां अलीम खान के लिए मुश्किल वक्त का इंदिया दे रही हैं, वहीं एक अहम पेशरफ्त में नैब ने शराब लाइसेंस स्कैंडल में साबिक डीजी एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल को गिरफ्तार कर लिया है। ये वही अफसर हैं जो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने की पेशकश कर चुके थे और फिर उस्मान बुज़दार को नैब में तलब भी किया गया, उनसे सवाल जवाब भी हुए। लेकिन आज साबिक डीजी एक्साइज की गिरफ्तारी के बाद नैब की जानिब से जो बड़ी एक दिलचस्प प्रेस रिलीज सामने आई है, उसमें कहीं भी वज़ीर आला पंजाब का जिक्र नहीं किया गया, जिससे तासुर यह मिल रहा है कि नैब ने इस केस में शायद उस्मान बुज़दार साहब को जो बज़ाहिर लग रहा है क्लीन चिट दे दिया है। नैब के एलामिया के मुताबिक अकरम अशरफ गोंदल ने शराब लाइसेंस के इजरा में कलीदी किरदार अदा किया, उनके खिलाफ शवाहिद मिल चुके हैं। अहम बात यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान उस्मान बुज़दार को उससे काफी पहले क्लीन चिट दे चुके थे। इमरान खान का गिला यह भी था कि नैब ने एक बड़े सूबे के वज़ीर आला को तलब किया, शक पैदा किया, जबकि वज़ीर आला पंजाब ने बाद में भी गिला यह किया कि इल्जामात लगते रहते हैं लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। लेकिन दुनिया न्यूज़ के एंकर कामरान खान के इस सवाल पर कि अगर इस केस में बेज़ाब्तगी थी तो उन्होंने खुद क्यों कोई एक्शन नहीं लिया, उस्मान बुज़दार कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हो गए हैं, इस तरह का कोई इल्ज़ाम कोई लगा नहीं सका। इल्ज़ाम लगते हैं फिर कोई चीज़ साबित नहीं हो सकी। जहाँ तक मेरी बात है, मुख्तलिफ इल्ज़ामात लोगों ने लगाए हैं डे फर्स्ट से कि ये हो गया वो हो गया, बट कोई चीज़ कोई प्रूफ है तो फिर हमारे सामने लाएं। जहाँ तक नैब की बात है, नैब ने हमें बुलाया, मैं गया और वहाँ पे अपना तफसीली जवाब भी जमा करा के आया हूँ, जो कि मीडिया पे आपने ख़ुद भी देखा होगा कि उसमें जो एक अख्तियार था एक डीजी का, उसका चीफ मिनिस्टर से क्या लेना देना है। लाइसेंस देने के बाद जब समरी चीफ मिनिस्टर ऑफिस में आती है तो किस लिए आती है, उसकी क्या ज़रूरत है उसके पास आने की। हर चीज़ का एक प्रोसीजर है, हर की एक कानून और एक दायरे के तहत चलते हैं। तो इससे पहले कि नैब एक्शन लेती, आप इन लोगों को बंद करा देते अपनी एंटी करप्शन से, आप इनके खिलाफ बराह रास्त कार्रवाई कर लेते, आपने खुद क्यों नहीं कार्रवाई की? जो लीगैलिटी है वो तो हमारे ऊपर तो कोई इल्ज़ाम साबित ही नहीं होता कि हमने किया है या हमारे ऊपर कोई एंड पे कोई चीज़ आई है। अब इस केस में फर्दर क्या होगा? क्या मामला यहीं खत्म हो जाएगा? क्या उस्मान बुज़दार की मुश्किलात खत्म हो चुकी हैं? क्या अलीम खान की अब मुश्किलात का दौर शुरू होने वाला है? अभी इस केस में क्या दोनों केसेस में कोई नए मोड़ भी आ सकते हैं? इस पर बात करेंगे। हम न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ शिराज हसनात हमारे साथ मौजूद है। शिराज, ये बताइएगा, साबिक डीजी एक्साइज गिरफ्तार हो चुके हैं, उसके बाद नैब की जो प्रेस रिलीज आई उसमें उस्मान बुज़दार साहब का नाम शामिल नहीं किया गया, तो क्या जो शराब लाइसेंस केस है उनके खिलाफ क्या वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है? थैंक यू सो मच आदिल। बिल्कुल भी नहीं। सरदार उस्मान बुज़दार के ऊपर जो तलवार है वो भी बदस्तूर लटक रही है। अच्छा। और ये तलवार ये है कि उनका ऑफिस यूटिलाइज हुआ है इस शराब के लाइसेंस के इजरा के हवाले से। 19/1/2019 को ये लाइसेंस डीजी एक्साइज उस वक्त के जो थे अकरम अशरफ गोंदल, जिनको आज नैब ने बाकायदा तौर पर गिरफ्तार किया, उन्होंने जारी किया था। लेकिन कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट सामने आए हैं जो हमारी स्क्रीन पे भी इस वक्त एक्सक्लूसिव चल रहे हैं और इन डॉक्यूमेंट्स में ये बात साबित हो रही है कि जितनी बार भी एक्साइज डिपार्टमेंट में ने वज़ीर आला हाउस को या वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो उस वक्त थे डॉक्टर रहील सदीकी, उनको ये डॉक्यूमेंट्स भिजवाए और उनसे ये इस्तशना की और उनसे सजेशंस मांगी कि जो लूप होल्स हैं इस लाइसेंस के इजरा के हवाले से उनमें रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाए और ये रिलैक्सेशन इस कंपनी को दी जाए। मगर हर बार वज़ीर आला हाउस की जानिब से जो जवाबात सामने आए और ये डॉक्यूमेंट्स भी इस बात का प्रूफ है जो नैब के पास रिकॉर्ड में मौजूद हैं कि आप क्यों हमसे रिलैक्सेशन मांग रहे हैं, ये काम आपका है, आपको चाहिए कि आप लाइसेंस इजरा करें। अगर आप समझते हैं कि तमाम फॉर्मेलिटीज़ पूरी हैं तो आप लाइसेंस का इजरा करें, अगर आप समझते हैं कि उसमें कमी बेशी है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करें और लाइसेंस इजरा ना करें। बार बार क्यों रिलैक्सेशन के लिए वज़ीर आला हाउस की तरफ देखा जा रहा है? मैं ये बताता चलूँ कि जो डॉक्टर रहील सदीकी हैं जो उस वक्त के वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और इस वक्त वो दूसरी पोजीशन पे हैं, उनके ऊपर नैब ने बहुत प्रेशर डाला। कुछ करीबी हलकों में डॉक्टर रहील सदीकी मुबैना तौर पे ये भी कहते हुए पाए गए कि मैं किसी सूरत भी वादा माफ गवाह नहीं बनूंगा। अभी तक ये भी क्लियर नहीं है। नैब का दावा है कि अकरम अशरफ गोंदल साबिक डीजी एक्साइज जिन्होंने यह लाइसेंस इशू किया था वो वादा माफ गवाह बन चुके हैं। बड़ी पेशरफ्त है, मगर वादा माफ गवाह बनने के लिए मैजिस्ट्रेट के रूबरू 164 का बयान होना जरूरी है जो अभी तक नहीं हुआ। इसके अलावा कल जब इनको रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा, नैब वहां पे डॉक्यूमेंट्स पेश करेगा और फिर पता चलेगा कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। आया
अकरम अशरफ गोंदल को जिम्मेदार ठहराया गया है या वो वादा माफ गवाह बन गए हैं और किसके खिलाफ बने ये भी सामने आएगा। बहरहाल एक चीज जो इस सारे केस में साबित हुई है कि 7 करोड़ रुपए मुबैना तौर पे रिश्वत वसूल करके ये लाइसेंस इशू किया गया है और वो किसने किया है ये बात अभी साबित हो जाएगी। ये तो शिराजी एक्सक्लूसिव और दिलचस्प मालूमात भी हैं जो आप बता रहे हैं हमें। अगर पंजाब हुकूमत को ये मालूम था कि इस मामले में बेज़ाब्तगी हुई है तो खुद हुकूमत ने फिर एक्शन क्यों नहीं लिया? बड़ा अहम सवाल है ये। पंजाब हुकूमत को ये मालूम था, मगर पंजाब हुकूमत के एक ज़ीली महकमे जो एक्साइज एंड टैक्सेशन नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट है, जिसका बाकायदा तौर पे एक वजीर हाफिज मुमताज़ हैं, उनके ज़िम्मे ये केस था और वजीर को भी काफ़ी जगहों पे बाईपास किया गया। मैं ये बताता चलूँ कि इस केस में जो एक अहम क्लू नैब को मिला है वो ये है, जिसमें वज़ीर आला के भी फंसने के चांसेस कहाँ पे आते हैं कि वज़ीर आला के एक बहुत ही करीबी अजीज़ जो पुलिस में एक बड़े अहम ओहदे पर फायज हैं, उनकी नैब में इस केस के हवाले से एक पेशी भी हो चुकी है और ये कहा जा रहा है कि जो मुबैना तौर पे जिस कंपनी को ये लाइसेंस इशू किया गया उससे 7 करोड़ रुपए रिश्वत ली गई थी, उसमें उनका नाम भी सामने आ रहा है और इसी हवाले से वज़ीर आला से इंक्वायरी भी की जा रही थी। तो अगर उनको गिरफ्तार किया जाता है तो एक बड़ी पेशरफ्त होगी और इसी हवाले से वज़ीर आला का नाम लिया जा रहा था। पंजाब हुकूमत को जब ये मामला हाईलाइट होना शुरू हुआ पिछले साल, तो पंजाब हुकूमत ने बजरिया अपने मिनिस्टर इस लाइसेंस को कैंसिल किया, कंपनी अदालत चली गई, अदालत से स्टे ले लिया, लाइसेंस क्लियर हो गया। इस वक्त ये लाइसेंस सस्पेंड है। पंजाब एक्साइज डिपार्टमेंट ने इसको रिन्यू करना था, मगर जब रिन्यूअल की दरखास्त दी गई तो अभी तक उसको रिन्यू नहीं किया गया और इन हालत में ये लाइसेंस सस्पेंड है। ना इसमें कोई शराब खरीदी जा सकती है, ना बेची जा सकती है और ना सप्लाई की जा सकती है। तो इस मौके पे पंजाब हुकूमत ने जब नैब ने कार्रवाई की और ये मामला मीडिया में हाईलाइट हुआ कि इस हुकूमत ने शराब का लाइसेंस इशू कर दिया है तो इसको रिन्यूअल नहीं। सिराज असनाद, बड़ी अहम मालूमात वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ जो नैब का शराब लाइसेंस का केस है हमें दे रहे थे, लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, मुल्क भर में कोरोना की वबा के बायस बंद होने वाले तालीमी इदारों को मर्रवार खोलने के फैसले के बाद एक तशवीशनाक रुझान सामने आ रहा है। एसओपीज पर अमल दरामद ना होने के बराबर है। कोरोना के नए केसेस सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से सिर्फ गुज़श्ता 48 घंटों में मुल्क भर में 22 से ज्यादा तालीमी इदारों को बंद किया जा चुका है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक सिर्फ खैबर पुख्तूनख्वा में 16, आज़ाद कश्मीर में 5, सिंध में 2 से ज्यादा जो तालीमी इदारे हैं उनको एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद में 2 दिन पहले एक बड़े मेडिकल कॉलेज में 16 नए केसेस सामने आए जिसके बाद उस कॉलेज को बंद कर दिया गया। सवाल यह उठ रहा है कि आने वाले दिनों में यानी 23 सितंबर से 6ठी और उसके बाद 8वीं जमात और 30 सितंबर से प्राइमरी स्कूल्स भी खुलने वाले हैं। लेकिन अगर एसओपीज की खिलाफ वर्जी इसी तरह होती रही और नए केसेस का रुझान जारी रहा तो क्या हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी कर सकती है? क्योंकि अहम सवाल यह है कि तमाम स्कूल्स या कॉलेजेस एसओपीज पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। ऐसा मुश्किल लग रहा है क्योंकि ऐसे में क्या स्कूल्स को खोलना खतरे का बायस भी हो सकता है, खुसूसन एक ऐसे वक्त में जब सिंध के वजीर तालीम के मुताबिक रैंडम टेस्टिंग में ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जिन्हें कोरोना है लेकिन कोरोना की अलामात नहीं है। चूंकि करोड़ों की तादाद में बच्चे हैं जिनको हम स्कूल भेज रहे हैं इस वक्त, जिनका हमने आगाज किया है, तो इम्कान इस बात का जरूर होगा कि खुदा न खास्ता अगर ये वायरस अब भी हमारे अंदर मौजूद है, हमारी सोसाइटी में, मुल्क में मौजूद है, तो ये फैल सकता है, बढ़ सकता है। जो आपने बात की जो रैंडम टेस्टिंग हुई है कुछ स्कूल्स की, उसमें भी जो सबसे खतरनाक बात जो मैं नजर आई है कि उसमें अक्सरियत जो है वो एसिम्प्टोमेटिक थे लोग, जिनके अंदर वायरस तो था लेकिन सिम्टम्स उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं थे। और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक बात होती है कि किसी को वायरस, जैसा मैं खुद था, मुझे भी जब हुआ तो कोई सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन अगर मैं टेस्ट ना कराता तो शायद मुझे पता नहीं चलता और मैं ये वायरस वालों को भी ट्रांसमिट कर सकता था। तो ये सूरत हाल थोड़ी सी तशवीशनाक है ज़रूर। और हम जब अपने मुख्तलिफ स्कूल में ये टेस्ट शुरू कर रहे हैं कल से, तो उससे फिर मज़ीद हमें अंदाज़ा होगा कि आया ये जो तनासुब है वो इसी तरह का है या उसमें कहीं कोई कमी है। अब हुकूमत के पास तो इतनी सलाहियत नहीं कि सब बच्चों या अमले के टेस्ट करे या फिर इस बात को कैसे यकीनी बनाया जाए कि स्कूल्स के खुलने पर कोरोना की वबा जो है वो बढ़ ना जाए। लेकिन इल्तिजा है, इल्तिमास है कि अपने बच्चों को समझा बुझा कर भिजवाएं, उन्हें मास्क दें, उन्होंने बताएं कि बार बार जो है वो हाथ भी धोते रहें और स्कूल इंतज़ामिया को भी चाहिए कि सैनिटाइजर्स भी स्कूल में रखें। और जो सोशल डिस्टेंसिंग है, अगर 40 बंदों की क्लास है स्टूडेंट्स की, तो कम अज़ कम 20 स्टूडेंट्स को एक दिन क्लास में बिठाया जाए, 20 को अगले दिन क्लास में बिठाया जाए। तो इसी तरह ही हम इस वबा को मुकम्मल तौर पर शिकस्त देने में कामयाब हो सकेंगे। आज के प्रोग्राम पर नाज़रीन आपके फीडबैक के जरूर मुंतज़र रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए।